नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की में अवैध जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव जो है लगातार चलाया जा रहा, चाहे वो कोर्ट के फैसलों की आड़ में हो, चाहे वैसे हो, लेकिन जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष है, राजनीति भी इस पे गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब चुनाव प्रचार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा था, तो खुद प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि कहीं पे झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग कोने में झुग्गी झोपड़ी लगातार तोड़े जा रही हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो उसको लेकर राजनीति काफी गर्म है। और आपको बता दें, इसे लेकर आम आदमी पार्टी तो हमलावर है ही, साथ ही साथ जो रेखा गुप्ता की दिल्ली में सरकार है वो कटघरे में खड़ी है, क्योंकि सारा हमला उसी को झेलना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली में जो ये डोमिनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कोई आज से ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे नहीं है। कई इलाकों में जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं वो दशकों से वहां पे हैं। और हम सब जानते हैं कि इन झुग्गी झोपड़ियों में कौन रहते हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि एक दशक पहले इनके लिए कुछ जगहों पे बाहरी इलाकों में घर भी बनाए गए थे, लेकिन इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए वो घर जो है पोजीशन के लिए थे, लेकिन उनको सौंपे नहीं गए। अब उनकी हालत और भी बद से बदतर हो चुकी है उन फ्लैटों की जहां इनको बसाया जाना था। लेकिन जो अभी समस्या है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है झुग्गी झोपड़ियों पे, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ललित राय और अभिषेक रावत इस मसले पर जुड़ गए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति को अभिषेक रावत बेहद नजदीक से फॉलो करते हैं। उनसे हम सबसे पहले सवाल लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा था उसको फॉलो किया था, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी आपने देखा। बहुत ही आप देखें, 27 सालों का वनवास बीजेपी का खत्म हुआ दिल्ली में। लेकिन जिस बात का आशंका आम आदमी पार्टी लगा रही थी और जता रही थी कि झुग्गी झोपड़ियां अगर बीजेपी आएगी तो तोड़ देगी, वो टूटना शुरू भी हो गया। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? ये क्यों किया जा रहा है और क्या ये भी सिलसिला थमेगा या और जोर पकड़ेगा? देखिए मनीष, ये जो सवाल है आपका, ये बेहद ही तकनीकी है, क्योंकि तोड़-फोड़ झुग्गियों की चल रही है, झुग्गियों को हटाया जा रहा है कई इलाकों से, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार का एक अधिकार नहीं है या फिर एक आदेश नहीं है। इसके पीछे ये भी है कि जिन झुग्गियों के खिलाफ, जिन झुग्गी बस्तियों के खिलाफ अभी तक जो कार्रवाई की गई है दिल्ली में भाजपा सरकार के बनने के बाद से, वो बस्तियां हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, और उसी का कार्य जो है मतलब उसी का पालन किया गया है, और उसी पालन करने में ये जो झुग्गी बस्ती हैं इनको हटाया गया है। आपने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावों से पहले ही अंदेशा जताया था कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो झुग्गी बस्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनको हटाया जा सकता है। तो इसके पीछे भी एक वजह ये है, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी सरकार जो है सत्ता में थी, और जो कोर्ट की कार्रवाई है उससे वो भली-भांति वाकिफ थी, लेकिन चुनावी माहौल था और जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में करना है, तो वो जो चीज है वो आम आदमी पार्टी ने अपनाई। और क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ये पता था कि कोर्ट जो है वो इन झुग्गी बस्तियों को यहाँ से हटाना चाह रही है, और इसलिए चुनावों की वजह से जो चीज होल्ड हो रखा है वो चुनावों के बाद जो है उस पर काम होगा। अगर भाजपा सरकार आती है या आम आदमी पार्टी की सरकार भी सत्ता में आती, तो शायद ये जो झुग्गी बस्ती हटी है इनको बचाना आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाता। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम 2023 की बात करें, एक आंकड़ा जो सार्वजनिक मंच पे है उसमें ये बात बताई गई है कि सिर्फ दिल्ली में ही 2,80,000 के लगभग लोग जो है विस्थापित किए गए थे झुग्गी बस्तियों से। सिर्फ दिल्ली का ये एक आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी दिल्ली के अंदर, और सिर्फ एक उस साल की अगर हम बात करेंगे तो जो कार्रवाई हुई झुग्गी बस्ती हटाने की, तो इतने बड़े पैमाने पर जो लोग हैं
वो अपने घरों से जो है विस्थापित किए गए। और सिर्फ अगर हम अभी दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनी है, अगर हम देखें, महज 3 से 4 महीने की जो ये कवायद हुई है, इसी में अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो ये आंकड़ा लगभग 27,000 की संख्या का है। यानी कि 27,000 लोग अभी तक जो है झुग्गी बस्तियों से हटाए जा चुके हैं इन 3 से 4 महीनों के बीच में, जब से दिल्ली में भाजपा सरकार जो है स्थापित हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन 4-5 महीने का ही अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये अपने में बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, खास तौर पे तब जब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जहां झुग्गी वहां मकान, इस वादे को पूरा किया जाएगा। और अब आम आदमी पार्टी इसी वादे को कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा भी देना चाहूंगा, डिमोलिशन ड्राइव जो अभी तक हुई है भाजपा सरकार के बनने के बाद, तो वो मार्च 5 से शुरू होती है। यमुना का जो फ्लड प्लेन है उसमें लगभग 200 झुग्गी बस्ती या मकान जो है उनको गिराया गया था, इससे 1000 लोग जो है विस्थापित हुए। फिर 24 से 26 अप्रैल के बीच में सैनिक फार्म में चला, इसमें कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं है। तैमूर नगर इंदिरा कैंप में 100 जो है झुग्गियों को हटाया गया, लगभग 480 लोग विस्थापित हुए। 5 मई को ही वजीरपुर में भी रेलवे लाइन पर जो है एक कार्रवाई की गई, 220 मकान ढाए गए। मकान से यहाँ मेरा मतलब है झुग्गी बस्ती ढाई गई है, 220 की संख्या में झुग्गियां थी, उसमें 1000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। फिर 1 जून को मद्रासी कैंप है जो बारापुला के पास है, 370 झुग्गियां वहां से हटाई गई, 1850 के करीब लोग वहां से विस्थापित हुए। इसको लेकर जो है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में लंबा केस चला था और मद्रासी कैंप के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं अपना केस हार गए थे। ये काफी चर्चाओं में भी आया था। मॉडल टाउन में भी इस तरीके से जून 2 को कार्रवाई हुई। फिर जून 2 को ही वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास जो झुग्गी बस्ती थी उसको हटाया गया, वहां से 960 लोग जो है विस्थापित हुए। और 10 जून को भी, 11 जून को भी और फिर 16 जून को भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है दिल्ली भर में। और ये आंकड़ा अभी आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामले अभी अदालत में लंबित हैं। तो मनीष, अभी जो ये कार्रवाई चल रही है और खुद जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में सत्ता में है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट को ही ढाल बना रही है जनता से बचने के लिए कि ये अदालत का आदेश है, इसलिए हम अनम्यूट कर लीजिएगा मनीष, अनम्यूट कर लीजिएगा। रह रहे हैं ललित, आपको पता है कि कौन लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? गरीब लोग रहते हैं वहां पे, बहुत मुश्किल से विस्थापित होकर अलग अलग राज्यों से आते हैं, रोजगार की तलाश में वहां पे रहते हैं। लेकिन जब वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आपको पता है कि उनको कितने पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं एक भी झुग्गी झोपड़ी में एक झुग्गी हासिल करने के लिए। जो वहाँ का जो मुखिया होता है, जो भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब उनको वहां पे भी रहने का स्थान मिलता है। साथ ही साथ देखिए, वहाँ बिजली की भी सप्लाई उनको मिल जाती है, पानी की सप्लाई मिल जाती है, वहाँ पे राशन कार्ड उनका बन जाता है, आधार बन जाता है, ये सब कुछ मिल जाता है। और फिर सरकार अचानक से कहती है नहीं, आप तो अनैतिक रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जाति नहीं, तो इसको क्या कहेंगे आप? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2-3 एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है कि अर्बन डेवलपमेंट और उसका जो सोशल जो एक एस्पेक्ट है वो जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज है कि सरकार जब कहती है एक तरफ की डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो उसका मूल्यांकन हम किस आधार पर करेंगे, किस तरीके से करेंगे। स्वाभाविक तौर पे क्या है कि लोगों से ही समाज बनता है, और समाज ही क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा बन करके अपने मन पसंदीदा दल को लोग जो है मत देते हैं, और जो दल एक संख्या के आधार पर जो निर्धारित होती है वो शासन सत्ता में आते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी, ये 3 बड़े राजनीतिक दल हैं। आज की मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस जो शून्य पे है, और कांग्रेस का एक तरीके से जो जगह है वो आम आदमी पार्टी ने लिया था, इसीलिए दिल्ली की गद्दी पर 11 साल तक वो भी काबिज रहे। लेकिन झुग्गी झोपड़ी की जो बात है वो आज की बात नहीं है, या 1 दशक 2 दशक पुरानी बात नहीं है, बल्कि यह 7 से 8 दशक पुरानी बात है। दिल्ली जब देश को आजादी मिली तो उसके बाद क्या है कि आप जानते हैं कि पूरे भारत का जो एक जॉब क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति थी वो किस तरीके की थी। जॉब अपॉर्चुनिटी जो है
वो देश के जो 4 बड़े महानगर थे, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और उसके बाद दिल्ली, ये 4 बड़े महानगरों में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा थी, लिहाजा लोग जो है बड़ी संख्या में माइग्रेट किए अलग-अलग हिस्सों से, देश के अलग-अलग हिस्सों से, और इस तरीके से जिसमें हर तरह का माइग्रेशन हुआ, स्किल्ड माइग्रेशन भी हुआ, सेमी स्किल्ड भी हुआ और नॉन स्किल्ड भी हुआ। नॉन स्किल्ड जो माइग्रेशन हुआ उसमें एक बड़ा जो धड़ा था, उसके पास उसकी आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं थी कि वो व्यवस्थित तरीके से अपने लिए जो है आशियाना बनाए, घर बनाए। तो इस हिसाब से फिर झुग्गी झोपड़ी धीरे-धीरे बसनी शुरू हो गई। अब देखेंगे कि चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और राजनीतिक दलों को ये लगने लगा जो है कि कहीं न कहीं वो वर्ग जो कि दिल्ली में आ रहा है, वो उसके लिए एक बड़ा वोट बैंक बन सकता है। लिहाजा धीरे-धीरे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उनको राशन कार्ड, उसके बाद तमाम सारी जो सरकारी जो दस्तावेज हैं उसको भी उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन ये बात अलग है कि जब वही कोई भी दल जब सत्ता में नहीं होता है तो बात करना शुरू कर देता है कि दिल्ली में अनधिकृत जो कॉलोनियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, उनको एक सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है वो उजाड़ने का काम कर रही है। हमने बसाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार में आते ही उसके सुर जो होते हैं वो बदल जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो 93 से लेके 98 तक अगर आंकड़ों में भी जाएँ तो पहले बीजेपी की सरकार थी और 98 में जब बीजेपी की विदाई दिल्ली से हुई तो उसके बाद 2013 तक सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की रही। और कांग्रेस पार्टी के बारे में उस समय बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे कि देखिए ये लोग क्या है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो स्थानीय पार्षद हैं, वो क्या करते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों को बसाते हैं, वो अनधिकृत कॉलोनियों में जो है लोगों को बसा रहे हैं और निश्चित तौर पे दिल्ली पर बोझ जो है पड़ रहा है। और ये सुर केवल बीजेपी का नहीं, आप आम आदमी पार्टी को भी देखिए कि जब आम आदमी पार्टी भी संघर्ष के दौरान जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई तो आम आदमी पार्टी की भी तरफ से इस तरह के आरोप लगते थे कि कांग्रेस वही काम कर रही है और हम तो केवल उनको बसाने का काम कर रहे हैं। और 11 साल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी क्लेम भी करती है कि हमने केवल बसाने का काम किया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रही है कि जहां झुग्गी वहां मकान की जगह, जहां झुग्गी वहां पे मैदान। तो अब तंज कस रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली की सरकार को केवल विकास की बात करती है, लेकिन विकास भी केवल ढोंग है, वो हो नहीं रहा है। और उसके बदले सिर्फ और सिर्फ जो है जो गरीब हैं उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है और उनको अगर कोई सुविधा दी भी जा रही है तो वो व्यवहारिक नहीं है। मसलन कि अगर किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जिसको जैसा कि अभिषेक भी बताए थे, पिछले प्रोग्राम में भी बताए थे कि नरेला के इलाके में एक व्यवस्थित रेजिडेंशियल जो कॉलोनी बनाई गई और उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे उनको रीसेटल किया गया, बावजूद वहाँ पे नहीं रहे और उनकी समस्या वही हो गई कि आखिरकार हम दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं और 100 रुपए अगर भाड़े में चला गया तो फिर हमारे रहने का क्या फायदा है, हमारा पेट कैसे पलेगा, हमारे बच्चे जो है उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक चीज है। जब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो उसको वो नियम कानून की बात करना शुरू कर देता है, जैसा कि हो भी रहा है। और अभी मौजूदा जो सरकार है, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो डेमोलिशन जो ड्राइव जो चले हैं उसके पीछे ये तर्क ही दिया जा रहा है कि आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो हाई कोर्ट का निर्देश है, आदेश है, उसके हिसाब से हम अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये लगता है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरकार जो है लोगों के आशियानों को, लोगों की उम्मीदों को, लोगों की जो आशाएं हैं उनको, और खास तौर से जो गरीब तबका है जो इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करता है, दिल्ली की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, उनसे सरकार केवल पैसा लेती है किसी न किसी रूप में टैक्स के माध्यम से। लेकिन जब उनके आशियाने की बात होती है, अब मिनिमम बेसिक जो एमिनिटीज या सुविधा देने की बात होती है, उसको लेकर के सरकार वो संवेदनशील नहीं है। तो कुल मिला करके ये है कि सरकार के विकास का जो मूल्यांकन है, ये बात सच है कि आप केवल वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। वो ग्रोथ जब तक समाज के नीचे के तबके में जो सबसे ज्यादा नीडी है, जरूरतमंद है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो निश्चित तौर पे विकास को केवल आप कागजों में, उसके बाद जो अच्छी अच्छी बातों के जरिए, आंकड़ों के जरिए आप उसको जायज और सही साबित ठहरा सकते हैं। लेकिन आखिरकार जनता, और वो जनता जिसके दम पर आप सत्ता में भी आए और जिनकी भलाई के लिए, जिनके कल्याण के लिए आपने बहुत सारे वादे किए थे महज 4 से 5 महीने पहले, वो वादे कहीं ना कहीं आज की तारीख में धूमिल होते नजर आ रहे हैं और वो वादे सिर्फ वादे बन करके रह गए हैं। जी मनीष।
बिल्कुल ललित, आप कह रहे हैं वादे जो है वो वादे बन के रह गए, लेकिन ललित एक बात बताइए, मैं ये सवाल अभिषेक से ले लेता हूँ। अभिषेक, ये इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन सरकारों को निकालना हो, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे बसी हुई हैं, ये लोग अगर जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? क्या ये अपने दोबारा राज्यों में जाने के, क्योंकि हम सब जानते हैं ये अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, और अगर दिल्ली के बाहर अगर उनको बसा दिया जाएगा किसी भी रूप में, अगर उनके लिए फ्लैट भी तैयार कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि उनके पास जब तक रोजगार नहीं होगा वहां रह के वो करेंगे क्या? तो अब जैसे धारावी की हम बात करते हैं, धारावी के को फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। जो लोग धारावी में रह रहे हैं उनके लिए फिर से वहां पे जो अदानी को प्रोजेक्ट दिया गया वो वहां पे बसाने, वो उसको रीडेवलप कर रहा। इन झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली में है, क्या उनको रीडेवलप नहीं किया जा सकता? उनके लिए कोई ऐसा प्लान सरकार नहीं ला सकती? क्योंकि इसका दो फायदा होगा। एक तो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती देने में मदद मिलेगी, इन गरीबों को एक घर, अपना मकान मिल सकेगा, आसपास का जो रोजगार का जो तंत्र है वो तैयार हो सकेगा। तो इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? देखिए मनीष, ये बहुत ही टेक्निकल पहलू है। पहले तो जैसे आपने सवाल किया कि ये जो झुग्गी बस्तियां हैं ये इतनी बड़ी संख्या में क्यों दिल्ली में किस तरीके से बसी, और या फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? तो देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और जो भी झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं वो अधिकतर दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं। यहाँ पे रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ बसे हैं वो अपना घर बार छोड़कर। और पलायन इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आप देखेंगे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या साउथ इंडिया में भी आप कई प्रदेश देख लेंगे, वहाँ के लोग भी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, देश के दो बड़े महानगर हैं जहाँ पर लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि उनको जो है घर चलाने का, रुपए कमाने का मौका मिलेगा। और इसी वजह से जो है ये झुग्गी बस्तियां भी जो है इन शहरों में बसी हैं। और अब आप अगर देखेंगे कि लगभग दिल्ली की में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 60% की जो आबादी ऐसी है जो शायद झुग्गी बस्ती या फिर अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रही है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर आप रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खासतौर पर मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो अधिकतर हिस्सा जिसका अनप्लैंड है, क्योंकि आप अगर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कांग्रेस में। कांग्रेस की सत्ता में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तो दिल्ली में एक बड़े नेता हुए कांग्रेस के, HKL भगत, अगर आपने नाम सुना हो उनका, हरकिशन लाल भगत, बहुत बड़ी हस्ती थी वो कांग्रेस में और सांसद भी रहे हैं। आप अगर देखेंगे यमुना पार की अगर मैं बात करूं, यमुना पार में कई ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं जो पहले झुग्गी बस्ती थी, और वो HKL भगत के कहने पर जो है वो बसाई गई। या आप ये कह लीजिए कि अगर लोग वहां पे जाके बसे और फिर जब उन्हें हटाने की कवायद हुई तो HKL भगत के हस्तक्षेप के बाद उन झुग्गी बस्तियों को या अनऑथराइज कॉलोनियों को वहां से हटने नहीं दिया गया, और वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी बने कांग्रेस के। तो ये जो सिलसिला है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से दिल्ली में चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक आश्रय भी उनको मिला, राजनीतिक शय भी मिली, जिसकी वजह से ये जो बस्तियां हैं ये बढ़ती चली गई और फिर ये वोट बैंक में तब्दील होना शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की भी अगर आप बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का, जैसे सब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, कांग्रेस का सारा वोट बैंक जो है शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी पर। तो ये जो झुग्गी बस्ती है, पहले आप देखेंगे कांग्रेस का वोटर होता था यहाँ पर, वो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जो कारण है वो राजनीतिक कारण भी यहाँ दिखाई देता है। बीजेपी भी अभी इस चुनाव में आप देखेंगे तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपने वादों की झड़ी लगाकर झुग्गी बस्ती में थोड़ा बहुत अपनी पैठ बनाई है, लेकिन अब जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर झुग्गी बस्ती वालों का जो एक गुस्सा है वो बीजेपी के खिलाफ अब शुरू हो चुका है। लेकिन अब बात आती है इनके रिहेबिलिटेशन की, या आपने बात करा कि जैसे धारावी को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, तो वो PPP मॉडल पे किया जा रहा है। दिल्ली में कुछ एक जगहों पर ऐसा प्लान भी बनाया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी हम उसको कहेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ये
जब होता है। एक शायद मेरे ख्याल से अभिषेक कोई सागरपुर के पास कुछ ऐसी कॉलोनी बसाई गई थी, आपको आपको ध्यान होगा, उत्तम नगर के पास में, जहाँ पे झुग्गी में जो लोग रह रहे थे उनको मकान बना के दिया गया था। जी, वो अभी अशोक विहार में भी अभी दिए गए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है चुनाव से पहले ही इसका उद्घाटन भी किया था और गरीबों को फ्लैट भी दिए थे। तो ऐसा मॉडल है। और बल्कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो शीला दीक्षित ने काफी बड़ी संख्या में वो फ्लैट बना के तैयार किए थे, लेकिन वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर थे और उसमें ये हुआ कि कुछ लोग वहां पर ले जाए गए, उनको फ्लैट दिए गए, लेकिन क्योंकि उनका जो कामकाज का जो जगह थी वो और जो फ्लैट थे वो बहुत दूर था, इसलिए उन लोगों ने उन फ्लैटों को किराए पर दे दिया और खुद जो है फिर से अपने कामकाज के स्थान पर, या तो उनको अगर झुग्गी बनाने का मौका मिला तो फिर से वो झुग्गी में रहने लगे, नहीं तो कहीं पे छोटे मोटे कमरा किराए पर लेकर वो रहने लगे हैं। इस बीच जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो ये इसी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बना था, कांग्रेस ने उठाया था कि 50,000 से ज्यादा की संख्या में लगभग फ्लैट खाली पड़े हैं जो अब जर्जर अवस्था में हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने इन गरीबों को जो है झुग्गी बस्ती से वहां पर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि खुद जो झुग्गी बस्ती वाले हैं वो उन फ्लैटों में जाना नहीं चाहते। उनका वही तर्क है जो आपने बताया कि उनका जो काम की जगह है वो बहुत दूर हो जाती है, नरेला से या फिर अलीपुर से या बवाना से। अगर वो आना जाना ही करेंगे तो फिर काम कब कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और अगर आप सरकार की तरफ देखते हैं तो सरकार फिर ये बात कहती है कि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी या फिर बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे तो वो झुग्गी बस्तियों वालों को जो है कोई फ्लैट दिलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि जगह की कमी है या फिर जगह बहुत महंगी है। अब बात आती है कि पीपीपी मॉडल पर अगर वहीं पे पुनर्वास उनके लिए स्थापित किया जाए तो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आप किसी के साथ पीपीपी पार्टनरशिप करते हो तो आज के टाइम में राजनीतिक माहौल ये है कि सवाल पहले खड़े हो जाते हैं, या फिर भ्रष्टाचार की जो बात है वो भी उठने लग जाती है कि आपने फला ही व्यक्ति को क्यों दिया, या आपने इतने फ्लैट इसको देंगे, बिल्डर ज्यादा फ्लैट बना। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर खुद जो सरकार है वो पहला कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। और अभी अगर हम दिल्ली में बात करें तो सारी झुग्गी बस्तियां ऐसी नहीं है जिनको जहां झुग्गी वहां मकान उपलब्ध कराया जा सके। अभी जैसे मद्रासी कैंप की बात है जो मैं बता रहा था कि बारापुला के पास है, वो नाले के ऊपर एक झुग्गी बस्ती बनी हुई थी। अब आप ये सोचे कि अगर नाले के ऊपर फ्लैट पक्के बना दिए जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी ये चीज ध्यान में रखी कि अभी 1-2 साल पहले जो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने थे उसके पीछे की एक वजह यही थी कि जो बड़े नाले हैं शहर के वो भी बंद थे, और जो बारापुला वाला नाला है उसको भी एक वजह माना गया था कि ये नाला भी बंद था, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है उसका निकास सही तरीके से बाढ़ के समय पर नहीं हो पाया था। इसलिए जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उनका काफी सख्त रवैया रहा और मद्रासी कैंप को हटाने का उन्होंने आदेश दिया। तो ये कई सारी तकनीकी देखिए अभिषेक, अब हम ललित के पास चलते हैं। बहुत सारी तकनीक बहुत विस्तार से आपने बताया मद्रासी कैंप का, स्पेशली क्योंकि नाले पे तो बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती, घरें बनाई नहीं जा सकते, लेकिन ललित इसका एक सामाजिक पहलू के बारे में आप बताइए, वो बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों के जो लोग रहने वाले लोग हैं, जब भी नेताओं की चुनावी रैली होती है तो बसों में ठूस ठूस कर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को जो है, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री का रोड शो हो, बसों में ठूस कर इन्हीं को ले जाया जाता है और झुग्गी झोपड़ी के बाहर ही ये बसें खड़ी होती हैं। और जब विस्थापन का मौका आता है तो कैसे उनको टिश्यू पेपर की तरह उखाड़ के जो है उनको फेंक दिया जाएगा दिल्ली से बाहर। और जिस राज्य से वो आ रहे हैं वहां भी उनके लिए, क्योंकि वो छोड़ चुके हैं वो जगह, वहां पे वो बस नहीं सकते, वहां पे उनको रोजगार मिल नहीं सकता। तो इस पूरे सामाजिक जो ये विष है, इसको जो हालात है, ये कैसे ठीक होगा आखिरकार? मनीष, देखिए वास्तव में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दिल्ली की बात करें अगर तो एक तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, फिर डिफेंस कॉलोनी है, सैनिक फार्म है, साउथ एक्सटेंशन है, द्वारका है, उसके बाद रोहिणी है, फिर उसके बाद आपका नॉर्थ दिल्ली में आप जाइए तो मॉडल टाउन है। ऐसे जो पॉश इलाके हैं। और उसके बाद इसकी सच्चाई एक और है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में आप देखें तो आपका कोटला मुबारकपुर है।
वो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी बसावट की गई है। इसी तरीके से पूर्वी दिल्ली में अगर आप बात करें तो लक्ष्मी नगर के आगे आप देखिए प्रीत विहार वाला जो इलाका है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पांडु नगर को आप देखेंगे तो किस तरीके से वो हैफेजार्ड तरीके से उसको बसाया गया है या बसा है। देखिए, एक चीज तो है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो विपन्न वर्ग जो था नौकरी की तलाश में दिल्ली आया, उसके पास उतनी आर्थिक संसाधन या क्षमता नहीं थी कि वो अपने दम पर कुछ बेहतर कर सके, तो लिहाजा उसको जो जगह मिली उस जगह में उसने अपने आशियाने को बनाया। और ये जिम्मेदारी तो सरकार की तरफ से उसी समय थी जब दिल्ली में लोग आ रहे थे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में, तो उसी समय जो कॉलोनीज जो नए सिरे से बसाई जा रही थी उसमें उसको नक्शे के साथ, उसमें प्रॉपर पार्क के साथ तमाम सारी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन यह कि अब वो केवल इतिहास की बात है, लेकिन यह कि आप देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी गलतियां और खामियां होती हैं जिसका जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना पड़ता है। तो दिल्ली के साथ क्या हो रहा है कि वही सारी चीजें हुई हैं कि जब मौका था, जब समय था, जब उस पर एक्शन लिया जा सकता था, तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग या समाज का विपन्न वर्ग, आर्थिक तौर पे संपन्न वर्ग जो नहीं था, तो वो राजनीतिक दलों को वोट बैंक के तौर पर नजर आने लगा था। और जब केवल किसी भी सियासी दल के लिए कोई शख्सियत या लोगों का समूह जब वो केवल वोट बैंक नजर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके उसके आगे के हित के लिए कोई काम नहीं करता है। वो तात्कालिक तौर पर उसको सहायता पहुंचाता है कि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे, और उसके ऑक्सीजन मिलने से जो पार्टी है वो उसको ऑक्सीजन मिले और वो पार्टी जो फलती फूलती रहे। तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और इसमें कोई एक राजनीतिक दल जो है जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो स्वाभाविक तौर पे दिल्ली में अगर देखा जाए तो 93 से लेकर के 2025 में करीब करीब आप समझ लीजिए जो कि ये 32 साल का जो पूरा कालखंड है, उस कालखंड में सबसे ज्यादा अगर ब्लेम की बात आप करिए तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक तौर पर कांग्रेस पर जो सवाल उठते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं, और भारतीय जनता पार्टी शायद इसलिए बच जाती है कि वो 93 से 98 तक केवल 5 साल शासन में रहे। आप तो ये तो स्वीकार करेंगे ना कि जो जमीन है वो डीडीए के अंतर्गत है, और डीडीए जो है वो केंद्र सरकार का अधीन आता है, वो राज्य सरकार का अधीन नहीं है। ये जितनी झुग्गी जो है ये केंद्र सरकार अगर उसको नियमित करना न नियमित करना ये सारा केंद्र सरकार का, और नहीं बसने देना भी ये केंद्र सरकार, पुलिस उसकी, डीडीए उसका, तो फिर ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। निश्चित तौर पे आपकी इस बात में दम है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे 93 से लेकर के अगर 2025 की बात करिए तो 93 से लेकर के पूरा अब 2013 तक जो सरकार जो रही, बीच के कालखंड में अगर बीजेपी के सरकार को छोड़ा जाए तो निश्चित तौर पे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, और उसके बाद जो एक यूपीए की सरकार रही, 1 और 2 की सरकार रही। तो मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जहां तक जो कानूनी तौर पर ये मेस जो है वो मेस केवल एक पार्टी द्वारा क्रिएटेड नहीं है। ये बात सच है कि वो केवल बस राजनीतिक फसल को काटने के लिए सियासी दल एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप और तोहमत लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं ये समस्या को डेवलप करने में जिम्मेदारी जो है सारे राजनीतिक दलों की रही है, और जो सियासी दल सत्ता में है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि उसको उसको समाधान का जो एक मैंडेट है वो उसी को मिला हुआ है। जो आर्थिक क्षमता है, शक्ति है, वो उस दल को मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पे क्या है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो अगर रेखा गुप्ता सरकार को भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे ऐसे वादे जो चुनाव के समय किए गए थे वो वादे जमीन पर उतरे नहीं है। ये बात सच है कि अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए तो देखिए ना कि यमुना सफाई का जो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है, उसके बाद जो है आप देखिए कि दिल्ली को जो है वो मतलब पोल्यूशन फ्री करना है तो हमने देवी बसें चला दी। ये मतलब प्रचार तंत्र में जो है ये सरकार अभी बिल्कुल ललित, आपका कहना सही है। इसको आज इस चर्चा को आज हम वहीं पे विराम देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों ने फसल काटा है इन झुग्गियों के दम पे, इन झुग्गियों में रहने वालों के दम पर, अपने रैलियों में भीड़ जुटाकर, या चुनाव के दौरान किस तरीके से वहां पे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तमाम चीजें ये किसी से छिपी नहीं है, पैसे से लेकर और तमाम संसाधन, और जिसके दम पे सरकारें भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले झुग्गी झोपड़ी से नहीं थे, वो एक अलग वर्ग है जो कि उसको वोट करता है, और शायद यही कारण है कि ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का दर जो है शायद भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा दिल्ली में सरकार है उसको उससे उतना इत्तेफाक नहीं रखती, और ये जो हालात है वो शायद चलता रहेगा, बुलडोजर का जो बोलबाला है वो चलता रहेगा जैसा लग रहा। तो इस पे नजर बनी रहेगी, क्योंकि कभी काफी मानवीय पहलू भी है इसके, बच्चों पे, बूढ़े बुजुर्ग पे, महिलाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन देखेंगे आगे दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार, कोर्ट इस पे क्या दखल देती है।
लेकिन आज की चर्चा के लिए देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक आपने अगर द फेडरल देश सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव है तो भेजें आप ज़रूर। और इसी प्रकार के जो मानवीय पहलू से जुड़ी जो चर्चाएँ हैं, वो हम आगे भी जारी रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ललित और अभिषेक आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।